बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। MTH 501 लेक्चर नंबर 16 है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पेड असाइनमेंट, क्विज़, GDB और प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। चलते हैं, लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 16 जो है वो है आइटरेटिव सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम, आपके पास लीनियर इक्वेशंस दी जाती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए दो मेथड इस्तेमाल होते हैं। एक मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन होता है और दूसरा होता है आइटरेटिव मेथड। मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन जो है वो हमने पीछे कर लिया हुआ है, उसके बारे में मैं डिस्कस भी नहीं करूँगा क्योंकि ये लेक्चर जो है ये आइटरेटिव मेथड के ऊपर है। तो आइटरेटिव मेथड की तरफ चलते हैं। देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व लीनियर सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन। नंबर वन मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन और दूसरा है आइटरेटिव मेथड। तो आइटरेटिव मेथड जो है, इसके आगे दो मेथड हैं जो हमने डिस्कस करने हैं इस लेक्चर के अंदर। एक है जैकोबीज मेथड और एक है गॉस सीडल मेथड। जैकोबीज मेथड जो है इसको सॉल्व करने के लिए और गॉस सीडल मेथड सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए, उनको हम पढ़ते हैं अभी। कि इन दिस मेथड द डायगोनल एंट्रीज आर ऑल नॉन ज़ीरो। पहली बात तो ये है कि एक मैट्रिक्स आपको इक्वेशन दी जाती हैं, उनमें डायगोनल के ऊपर जो भी एंट्रीज होगी वो नॉन ज़ीरो होंगी, मतलब ज़ीरो कोई भी नहीं होगा। दूसरी बात कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने इसको जैकोबी मेथड से या गॉस सीडल मेथड से करना है या मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन से करना है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डायगोनल एंट्रीज of entire row is greater than the sum of remaining entries magnitude, then this method and Gauss-Seidel method applied। आगे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में इस डेफिनेशन को, इस लाइन को मैं समझा देता हूँ आपको ताकि आपको देख कर समझ आ जाए। चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1 है। जैकोबी मेथड जो है लिखा है, अप्लाई जैकोबी मेथड लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो हमारे पास हैं 10x1 x2 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 18। इसी तरह x1 प्लस 15x2 प्लस x3 इज इक्वल टू माइनस 12 और माइनस x1 प्लस x2 प्लस 20x3 इज इक्वल टू 17। टेक x ज़ीरो, मतलब स्टार्ट आपने ज़ीरो आइट्रेशन से करना है। x ज़ीरो आइट्रेशन जो है उसकी वैल्यू है 0 0 0। ये 0 x1 के लिए, ये 0 x2 के लिए, ये 0 x3 के लिए। फाइंड 6 आइट्रेशन डेट आर कंप्यूट x फर्स्ट आइट्रेशन अप टू x 6 आइट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ से वो चीज़ जो मैंने आपको पीछे कहा कि आगे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। फर्स्ट वी कन्वर्ट द गिवन इक्वेशंस into matrix form to check either Jacobi method apply or not। पहले तो हमने अपने दी गई, जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं तीन ये वाली, इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। 10 यहाँ पे x1 आता है, यहाँ पे x2, यहाँ पे x3। ठीक है, फिर x1 x2 x3 x1 x2 x3। तो जो इनके कोफिशेंट होंगे वो हमने लिख लेने हैं, जो इनके वैल्यूज़ होंगी साथ में दी हुई वो लिखनी है। तो x1 के साथ वैल्यू कौन कौन सी है, एक 10 है, फिर 1 है, फिर -1 है। इसी तरह x2 के साथ हमारे पास वैल्यू है 1, 15 और 1। x3 के साथ हमारे पास -1, 1 और 20 है। इस तरह हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। ये मैट्रिक्स बनाना पीछे समझाया गया। इफ द अबव मैट्रिक्स
strictly diagonally dominant then we apply Jacobi method। अब strictly dominant का क्या मतलब है? strictly dominant का मतलब ये होता है कि ये जो diagonal entries हैं, वो जो पीछे लाइन आपको बताई गई थी वो भी इसी में ही समझाई जाएगी। इंटायर रो मतलब इस रो का जो फर्स्ट रो का जो डायगोनल एलिमेंट है वो 10 है, सेकंड रो का डायगोनल एलिमेंट जो है वो 15 है, और थर्ड रो का डायगोनल एलिमेंट 20 है। ठीक हो गया। अब करना क्या है हमने, अगर तो जो डायगोनल एलिमेंट फर्स्ट रो का है उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन हो जाए रिमेनिंग के दो जो डायगोनल एलिमेंट नहीं है उनके एडिशन से, तो फिर हम इसके ऊपर जैकोबी मेथड अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हो रहा है 10 ग्रेटर देन है 2 से, यहाँ पे भी हमारे पास आ रहा है 15 ग्रेटर देन है 2 से, और इधर आ रहा है हमारे पास 20 ग्रेटर देन है 2 से। 2 क्यों आया है? क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होता है वो माइनस को प्लस में तब्दील कर देता है। ठीक हो गया। अब यहाँ तक तो हमने मैट्रिक्स से फाइंड कर लिया। ये आप क्वेश्चन में करें ना करें इसके कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ आनी चाहिए ताकि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें वो डायगोनली डोमिनेंट ना हो और आप लोग उसके ऊपर जैकोबी मेथड लगा के पागल हो जाएं, वो हल ही ना हो। ठीक है, तो इसलिए ये करना लाजमी है। ओके, अब ज़रा आगे चलते हैं। As the given matrix strictly diagonally dominant, so we apply Jacobi's method। हम जकोबी मेथड अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम अपनी गिवन इक्वेशन से x1, x2 और x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपल सा काम है। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन है। ठीक है, इसमें से 10x इधर रहने देता हूं मैं, 10x1 इधर रहने देते हैं और बाकी की वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाते हैं। 18 माइनस x2 प्लस x3, और अगेन हम क्या करते हैं कि हमने x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/10, सॉरी डिवाइड होगा, और साथ में आ जाएगा 18 माइनस x2 प्लस x3। इस तरह करके मैंने वैल्यू निकाली हुई है। यहाँ पे ये देख लें, 1/10 18 माइनस x2 प्लस x3। इसी तरह ही x2 की वैल्यू निकाली तो x2 का कोफिशिएंट 15 है, 15 x2, और बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले गया, और x2 की सिंपल वैल्यू क्या आ गई 1/15 इंटू -12 माइनस x1 माइनस x3। इसी तरह ही x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है आपने, और इन इक्वेशंस को आपने नाम दे देना है, 1, 2 और 3 का नाम दे दिया, 1, 2 और 3 का नाम दे दिया। अब हमने आगे जो काम करना है, आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो BS मैथ कर रहे हैं उनके लिए, और शायद कंप्यूटर साइंस वाले जो हैं वो MTH 603 पढ़ें, तो उसमें ये मेथड अगेन आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे समझ लें, वहाँ पे आसानी हो जाएगी, वहाँ पे लंबा है थोड़ा सा। नो फाइंड आइट्रेशन बाय यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 यूजिंग इनिशियल वैल्यू x 0 आइट्रेशन के ऊपर इज इक्वल टू 0, 0, 0। करना क्या है, फर्स्ट आइट्रेशन जो है आपने ये देख लो कि x के ऊपर 1 है और साथ में ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, x1 के ऊपर ब्रैकेट्स इज इक्वल टू 1/10। जहाँ पर x1 है वहाँ पर x1 की वैल्यू पुट करनी है, जहाँ पर x2 है वहाँ पर x2 की, जहाँ पर x3 है वहाँ पर x3 की। लेकिन ये देखें कि 18 माइनस x2 था ना हमारे पास, यहाँ पे 18 माइनस x2 प्लस x3। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ना जूम आउट कर लूँ ताकि ज़्यादा कवर हो जाए। ये देखें अब ज़रा, ये हमारे पास इक्वेशन 18 माइनस x2 की जगह पर इनिशियल वैल्यू क्या है 0 है, प्लस x3 की जगह पर इनिशियल वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो वो यहाँ पे यही किया और सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया 1.8। इसी तरह ही x2, और आइट्रेशन कौन सी है, फर्स्ट है,
x2 की वैल्यू जो इक्वेशन 2 थी उसमें x2 की वैल्यू निकलनी है, वहाँ पर x1 की वैल्यू 0 और x3 की वैल्यू भी 0 पुट करनी है, तो आपके पास -0.8 आ जाएगा। इसी तरह x3 और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.85। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब ज़रा आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने ना साथ में इक्वेशन लिख भी ली थी ताकि जो है वो इशू ना हो हमें। ये इक्वेशन लिखी हुई है, यहाँ पर सेकंड आइट्रेशन फाइंड आउट करनी है। ये स्क्वायर नहीं है, ये सेकंड आइट्रेशन को जाहिर कर रहा है। x1 की सेकंड आइट्रेशन क्या होगी? अच्छा, अब यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन है x1 के लिए, ठीक है, दिस वन। इसमें हमने जो फर्स्ट आइट्रेशन में x2 और x3 की वैल्यू निकाली हुई थी वो लिखनी है। फर्स्ट आइट्रेशन में x2 की वैल्यू -0.8 थी और x3 की वैल्यू 0.85 थी। मैं दिखा भी देता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। ये देखें, x2 की वैल्यू -0.8 और x3 की वैल्यू 0.85। ठीक हो गया। अब जब आपने सेकेंड आइट्रेशन निकालनी है ना, तो उसमें आपने फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यूज पुट करनी है जहां पर x1 x2 x3 की आएंगी। इसी तरह ही सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 की सेकेंड आइट्रेशन निकल आएगी। x2 की सेकेंड आइट्रेशन निकालने के लिए क्या किया कि जहां पर x1 है वहां पर x1 की जो फर्स्ट आइट्रेशन वाली वैल्यू थी वो लगाई, और जहां पर x3 है वहां पर x3 की फर्स्ट आइट्रेशन वाली वैल्यू लगाई, तो आपके पास x2 निकला है। इसी तरह ही x3 के लिए जहां पर x1 की वैल्यू चाहिए थी वहां पर x1 की फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू, और जहां पर x2 की वैल्यू चाहिए थी वहां पर x2 की फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू। तो ये आपके पास x3 की सेकंड आइट्रेशन की वैल्यू निकल आई है। ठीक हो गया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद आपने थर्ड आइट्रेशन निकालनी है। ये x के ऊपर क्यूब नहीं है, ये x की थर्ड आइट्रेशन को जाहिर कर रहा है, और ये जो चीज़ है ना ये कुछ भी नहीं है, ये क्रॉस है, ये ख़त्म किया हुआ मैंने। इक्वेशन वही जो फर्स्ट पे निकाली हुई थी 3 1 2 3 जिनका नाम दिया हुआ था हमने, वो इक्वेशन यूज़ करनी है। अच्छा, अब जब आपने थर्ड आइट्रेशन निकालनी है तो जहां पर x1 x2 और x3 आएगा वहां पर आपने x1 x2 और x3 की सेकंड आइट्रेशन की वैल्यू लगानी है। थर्ड आइट्रेशन में सेकंड की, सेकंड में फर्स्ट आइट्रेशन की, थर्ड में सेकंड की, और फोर्थ में थर्ड की, फिफ्थ में फोर्थ की। ये आपका होगा सारा प्रोसीजर। तो यहाँ पर सिंपल वैल्यूज़ लगाई और आपके पास x1 की निकल आई वैल्यू। इक्वेशन वही है जो आपके पास स्टार्ट में मैंने इक्वेशन 1 2 3 बनाई हुई है वो वाली। इसी तरह 2 के लिए ये चीज़ हो गई और 3 के लिए ये चीज़ आ गई। अब आपके पास x1 x2 x3 की थर्ड आइट्रेशन की वैल्यूज़ निकल आई हैं। x1 के लिए ये है, x2 के लिए ये है, x3 के लिए ये है। अब जब हमने x4 की फोर्थ आइट्रेशन फाइंड करनी है ना, तो हमें जहाँ पर x1 x2 x3 आएगा वहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ यूज़ होनी है। ठीक हो गया। अब चलते हैं फोर्थ आइट्रेशन के ऊपर। ये हमारे पास फोर्थ आइट्रेशन, फॉर्मूला वही होगा, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है, फिर लिखा नहीं है, लेकिन फॉर्मूला वही है। अब जो वैल्यूज़ हैं वो थर्ड आइट्रेशन वाली इस्तेमाल हो रही है। ठीक हो गया। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास x1 x2 और x3 की थर्ड आइट्रेशन फोर्थ आइट्रेशन निकल आई क्योंकि ये ऊपर 4 लिखा हुआ है। ठीक हो गया। इसी तरह ही फिफ्थ निकालनी है आपने, वो मैंने डायरेक्ट ही कर दी है, और सिक्स्थ भी निकालनी है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है ना ये असल में यहाँ पर स्टॉप होता नहीं है, लेकिन आपको उन्होंने कहा है कि जी 6 आइट्रेशन तक निकालना है बस, तो फिर हमने यहाँ पर रोक दिया। लेकिन ये क्वेश्चन होता है कि फाइंड द आइट्रेशंस ऑफ दिस सिस्टम, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो आपने आइट्रेशन तब तक निकालते जाना है जब तक आपकी लास्ट और सेकंड लास्ट आइट्रेशन की वैल्यू सेम ना हो जाए। ठीक है ना। जैसे कि ये 6 आइट्रेशन है, अगर आप 7 निकालें तो उसकी वैल्यू भी x1 की 2.000 आ जाए, x2 की -1.000 आ जाए, और x3 की वैल्यू जो है वो भी 1.000 आ जाए। लास्ट और सेकंड लास्ट और फर्स्ट या सेकंड या थर्ड नहीं देखनी, लास्ट और सेकंड लास्ट।
ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सिक्स्थ आइट्रेशंस की वैल्यू निकल आई। अब हमारे पास मेथड आ गया गॉस सेडल मेथड। सेम इक्वेशन है, सेम तरीकाकार है x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट करने का। अब काम क्या करना है? काम भी वही है कि जी फर्स्ट आइट्रेशन के लिए आपने 0 0 0 इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। अब ज़रा यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, जो स्टूडेंट जो है वो मिक्स आउट कर देते हैं। मिक्स नहीं करना है इसको। फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी, फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू आपके पास आएगी एक्स की पावर 1। ठीक है। फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए आपने x2 और x3 की जगह पर 0 0 लिख दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ तक तो समझ आ रही है बात कि ये पीछे वाला ही सवाल आ गया। असल जो क्वेश्चन है वो सेकंड वैल्यू x2 की फाइंड करते हुए आएगा। अब x1 की वैल्यू आपने निकाल ली है, ये वाली 1.8। ठीक हो गया। अब x2 की इक्वेशन आपके पास क्या बन रही है? x2 की इक्वेशन ये जरा देखें। x2 की इक्वेशन बन रही है 1/15 माइनस 12 माइनस x1 माइनस x3। x1 की वैल्यू कौन सी पुट करनी है? जीरो वाली नहीं पुट करनी। अब आपने x1 की वैल्यू फाइंड कर ली हुई है, वो पुट करनी है। ठीक है। तो ये माइनस x1 की जगह पर 1.8 आ गया, और x3 की वैल्यू अभी आपने नहीं निकाली तो वो 0 ही आएगा। अब आपके पास x2 की वैल्यू भी निकल आई है। ठीक है। अब आते हैं x3 की फर्स्ट आइट्रेशन के ऊपर। यहां पर आपको क्या चीज यूज करनी है? x1 की वैल्यू और x2 की। x1 की वैल्यू भी निकाली हुई है और x2 की वैल्यू भी निकाली हुई है। x1 की 1.8 है और x2 की माइनस 0.92 है। यहां पे पुट करनी है और आंसर निकाल लेना। ठीक हो गया। अब आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई x1 की, ये वाली x2 की फर्स्ट आइट्रेशन, ये भी फर्स्ट आइट्रेशन, और ये x3 की फर्स्ट आइट्रेशन। ठीक हो गया। अब ज़रा हम सेकंड आइट्रेशन पे चलते हैं। ले जी, अब हम आ गए हैं सेकंड आइट्रेशन के ऊपर। सेकंड आइट्रेशन में हमने क्या किया कि x स्क्वायर नहीं है, x की सेकंड आइट्रेशन है। x1 की सेकंड आइट्रेशन के लिए हमने हमारे पास इक्वेशन क्या थी x1 की, उसमें x2 और x3 इस्तेमाल हो रहा था। हमने x2 और x3 की वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन वाली लिखी, तो हमारे पास x1 की सेकंड आइट्रेशन निकल आई, जो कि ये वाली वैल्यू है। अब इस वैल्यू को आपने आगे यूज करना है, इस वैल्यू को। ठीक है। x2 की सेकंड आइट्रेशन, x2 में कौन कौन से यूज हो रहे हैं? x2 में आपके पास x1 और x3 इस्तेमाल हो रहा है। x1 की आपने न्यू वैल्यू निकाल ली है। जब आप न्यू वैल्यू निकाल लेंगे तो पुरानी खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया। तो जब आपने न्यू वैल्यू निकाल ली तो न्यू वैल्यू पुट करनी है आपने, और जहां पर न्यू वैल्यू नहीं निकली वहां पर पुरानी पुट करनी है। अब आपके पास x2 की वैल्यू आ गई, और x3 में आपके पास x1 और x2 इस्तेमाल होता है, तो x1 और x2 की न्यू वैल्यूज इस्तेमाल करके आपने ये काम कर लेना। उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आइट्रेशन जो है ये आपने खुद करनी है। ठीक है। आंसर मैंने लिख दिए हुए हैं। x1 की थर्ड आइट्रेशन का ये है, x2 का ये है, x3 का ये है, इसी तरह फोर्थ का ये वाला है, और फिफ्थ का ये x2 का फोर्थ जो है वो ये है, x3 का फोर आइट्रेशन उसका आंसर ये है। अब x1 की 5 आइट्रेशन जो है वो ये है, और x2 की ये है, और x3 की ये है। अब देखें ज़रा, ये और ये बराबर आ रहे हैं, 1.00 1.00 माइनस 1.00 माइनस 1.00। यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पे हमने कितने स्टेप कर लिए हैं? 5 स्टेप किए। लेकिन सेम क्वेश्चन था जकोबी मेथड में, उसमें हमने कितने स्टेप किए थे? 6 स्टेप किए थे, लेकिन अभी तक हमारा आंसर सेम नहीं आ रहा था, वो 7वें पे जाकर आना था। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो 5वें पे सेम आ गया। कुछ इसके रिलेटेड पॉइंट्स हैं, उनको आपने याद कर लेना है, एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। नोट के नाम से मैंने दिए हुए हैं। कहता है जकोबी मेथड इज मोर आइट्रेटिव मेथड। जकोबी मेथड जो है इसमें आइट्रेशन ज़्यादा इस्तेमाल होती है। गॉस सीडल मेथड इज लेस आइट्रेटिव मेथड। यहाँ से एक एमसीक्यूज बनता होता है, ऊपर लिखा भी हुआ है एमसीक्यूज।
यहाँ से एक एमसीक्यूज बनता हुआ है, विच मेथड इज लेस आइटरेटिव या विच मेथड इज मोर आइटरेटिव मेथड, या फिर ये भी आ सकता है विच मेथड इज मोर एफिशिएंट मेथड। तो आपने गॉस सिडल मेथड, अगर तो वो लेस का पूछे तो गॉस सिडल मेथड, अगर वो मोर का पूछे तो जकोबी मेथड। ठीक है, आगे आता है बोथ मेथड अप्लाइड व्हेन मैट्रिक्स स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट। जब आपके पास जो मैट्रिक्स है, इक्वेशन का जो मैट्रिक्स बनेगा वो स्ट्रिक्टली डोमिनेंट होगा, तब आपके पास ये मेथड इस्तेमाल होंगे। ये था आपका लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आई होगी। कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।